Good morning, class. We are going to start a new chapter, lesson number 7, Following the Mahatma, part 1. Okay. So, in this chapter, we are going to discuss about the important incidents that took place in Mahatma Gandhi's life. Okay. So, the person whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever. So, जो person जिसके बारे में हम बापू नाम से संबोधित करते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी, वो ग्रेटेस्ट ह्यूमन की तरह उन्हें कंसिडर किया जाता है। उनसे महान कोई भी नहीं है। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ बैरिस्टर। तो वो साउथ अफ्रीका में गए थे लॉ को प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस लॉ, जब उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। द वाइट्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी ओवर द ब्लैक नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यानी जो वाइट्स मतलब जो फॉरेन पीपल्स थे, उन्होंने अपना सुप्रीमेसी मतलब वो ब्लैक नेटिव्स, ब्लैक लोगों को अपने से नीचा समझते थे और उन्होंने अपना एक उन पर दबाव बनाकर रखा था। ओके, कंपेयर टू द वाइट्स द इंडियन एन्जॉयड वेरी फ्यू राइट्स। तो जब हम इंडियंस की बात हो तो वाइट्स के साथ मतलब गोरे लोग, ये जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो इंडियन से ज़्यादा राइट्स किसके पास थे? ये फॉरेनर्स के पास। तो गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्टिस। तो गांधी जी ने उस इंसल्ट, उस इनजस्टिस, उस भेदभाव के अगेंस्ट फाइट किया। ही डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच ही कॉल्ड द सत्याग्रह। तो उस प्रोटेस्ट में उन्होंने एक पाथ डिस्कवर किया जिसमें वो सिर्फ सत्य, ट्रुथ का यूज़ करते थे और अहिंसा, नॉन वायलेंस का यूज़ करते थे और इनजस्टिस, जो भी गलत चीज़ें हो रही थी उसके खिलाफ फाइट करते थे और उसे वो बोलते थे सत्याग्रह। ओके, तो गांधी जी वंस वेंट टू अ दरबान कोर्ट टू सी द कोर्ट और जज ऑर्डर्ड हिम टू रिमूव द पगड़ी दैट ही वॉज वेयरिंग ऑन द हेड। तो यानी गांधी जी एक बार कोर्ट देखने गए, उन्होंने वहाँ के जज ने उन्हें ऑर्डर किया कि जो पगड़ी वो पहन कर आए हैं उसे निकालें। तो गांधी जी प्रिफर टू लीव द कोर्ट देन टू रिमूव द टर्बन फ्रॉम हिज हेड। गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि वो कोर्ट छोड़ के चले जाएंगे पर अपने सर से वो पगड़ी नहीं निकालेंगे। दैट्स हाउ ही अपहेल्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। वो उस तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते थे। ही वॉज अप्रिशिएटेड एंड अपलोडेड बाय द इंडियंस देयर फॉर दिस। तो जो भी इंडियंस उस कोर्ट में प्रेजेंट थे उन लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने सही किया, उन्हें अपलोड किया। ओके, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल, जो फाइट शुरू हुई वो कहाँ से इनिशिएट हुई, स्टार्ट हुई? साउथ अफ्रीका से। किसकी लीडरशिप के अंडर? गांधी जी के। तो इंडियंस सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विथ वायलेंस। तो उस जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें इंडियंस ने बहुत कुछ सफ़र किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी, पर उन्होंने कभी भी वायलेंस, मारपीट से रिस्पॉन्ड नहीं किया। एट द एंड द स्ट्रगल बिकेम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर। और लास्ट में जो स्ट्रगल जो गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने किया था वो सक्सेसफुल हुआ और पॉपुलर भी। Here there are some things to know about Gandhi ji, like his full name, his date of birth, birthplace, mother's name, wife's name, his mentor's name. Either it can be spiritual mentor or political mentor. Then the autobiography that was written about him, the death, and then where his samadhi is there. So there are some things to know about Gandhi ji. You can read it. So after successful satyagraha in South Africa, Gandhi ji returned to India in 1915 at the age of 46. तो जब साउथ अफ्रीका में जो वो सत्याग्रह कर रहे थे, जो स्ट्रगल था उनका, वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर कर गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन द ईयर 1915 एंड एट द एज ऑफ 46.
और तब तक गांधी जी हैव अक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था वो सक्सेसफुल हुआ था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब काले गोरे का जो भेदभाव है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर कर उन्होंने एक इंटरनेशनल फेम, एक नाम हासिल किया था, एक रिस्पेक्ट हासिल की थी। ओके, ही वॉज गिवन अ ग्रैंड वेलकम एट द अपोलो पोर्ट ऑफ मुंबई, उनको एक ग्रैंड वेलकम दिया गया था इंडिया में। और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एडवाइस किया था कि उन्हें पूरे इंडिया का एक टूर लेना चाहिए ताकि वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स, उनकी नेसेसिटी, उनकी ज़रूरतों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। एंड आफ्टर टूरिंग द कंट्री गांधी जी एस्टैब्लिश सत्याग्रह आश्रम इन कोचरबा with Ahmedabad, Gujarat on 25th May 1915, and after 2 years he shifted to Sabarmati Ashram, Ahmedabad on the banks of river Sabarmati. Okay, तो जब उन्होंने पूरी कंट्री का टूर लिया, उन्होंने लोगों के से बात की, समझा उन्हें, और उन्होंने फिर एक आश्रम स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया सत्याग्रह नाम से। फिर बाद में 2 साल बाद वो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर साबरमती के बैंक पर है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। चंपारण सत्याग्रह 1917, तो चंपारण वॉज अ प्लेस इन बिहार नियर नेपाल इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो ये जो चंपारण प्लेस है वो बिहार में है, नेपाल के पास में, हिमालय की फुट हिल्स पर। तो वो एक फेमस प्लेस थी प्लांटेशन के लिए। तो जो यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स थे वो फोर्स करते थे फार्मर्स को टू प्रोड्यूस इंडिको ऑन द 3/20 पोर्शन ऑफ देयर लैंड्स। तो उनके लैंड के 3/20 पोर्शन में फार्मर्स को फोर्स किया जाता था टू प्रोड्यूस इंडिको, एंड देन this indicos that were grown were sold to the at the lower price to the Britishers. Okay, so on the request of Rajkumar Shukla, Gandhi ji decided to about the issue. तो गांधी जी को रिक्वेस्ट की गई राजकुमार शुक्ला ने कि वो इस मैटर के बारे में डिस्कस करें, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इशू के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर द इंक्वायरी कुड स्टार्ट ही वॉज गिवन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ कैंपर टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, एंड गांधी जी इग्नोर्ड दिस नोटिस। पर वो गांधी जी उस बात पर इंक्वायरी करते, डिसीजन लेते उससे पहले मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर्स दे दिए कि गांधी जी टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट्स। बट गांधी जी ने क्या किया, उस नोटिस को इग्नोर किया। गांधी जी ने एक लिस्ट बनाई प्रॉब्लम्स की जो फार्मर्स फेस करते थे, और उन्होंने उसे प्रेजेंट किया बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और गांधी जी स्टेड इन मोतीहारी विलेज ऑफ चंपारण एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस। गांधी जी उसी विलेज में, मोतीहारी विलेज में रहे, और उन्होंने ये जो इनजस्टिस, जो गलत चीज़ें हो रही थी फार्मर्स के साथ, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और अल्टीमेटली जो एक चंपारण सत्याग्रह था, जहाँ, या फिर आप बोल सकते हो इंडिको सत्याग्रह, उससे अच्छे से लोगों का अटेंशन मिला पूरे इंडिया में। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह जो 1917 से 1918 तक। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में फेमाइन एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब फेमाइन यानी सूखा पड़ जाता है जब फूड की शॉर्टेज होती है। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में फेमाइन एक्सपीरियंस हुआ इन द ईयर ऑफ 1917। सो द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय होने लगी, और स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ वेविंग द टैक्स ट्राई टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए था कि टैक्स को हटा देना चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया, टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश की फ्रॉम दी फार्मर्स। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द फार्मर्स स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो उस केस में गांधी जी की लीडरशिप के अंडर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट सत्याग्रह किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और गांधी जी टोल्ड द फार्मर्स दैट दे वुड नॉट पे द टैक्स अंटिल द गवर्नमेंट एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। ओके, गांधी जी टोल्ड द फार्मर दैट दे वोंट पे द टैक्स, वो टैक्स पे नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं करती। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्विट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एंड जॉइंट गांधी जी। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस
क्विट की एज अ लॉयर, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसे छोड़कर उन्होंने प्रोटेस्ट गांधी जी को ज्वाइन किया उस प्रोटेस्ट में। और गांधी जी ने एक लेटर लिखा टू द कलेक्टर दैट इफ द टैक्स ऑफ पुअर फार्मर वॉज वेड देन द रिचर फार्मर्स वुड पे द रेगुलर टैक्स। तो यानी गांधी जी ने एक लेटर लिखा कलेक्टर को कि अगर पुअर फार्मर्स की टैक्स को छोड़ देते हैं यानी स्टॉप कर देते हैं तो जो रिच फार्मर्स हैं वो अपना टैक्स रेगुलर पे करेंगे। At the end, the collector passed an order for the same in 1918 and the movement was successful। और एंड में कलेक्टर ने उस ऑर्डर को मान लिया, मतलब उस रिक्वेस्ट को मान लिया कि पुअर फार्मर्स की टैक्स वेव कर देंगे और रिचर फार्मर्स अपना रेगुलर टैक्स पे करेंगे। इस तरह से वो मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। तो खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट yield much result but it became important because of the principles on the basis of which it was fought। तो जो खेड़ा सत्याग्रह था वो जैसा सोचा था उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिला, उतना इम्पोर्टेंस उस सत्याग्रह को नहीं मिला, पर जिस प्रिंसिपल के साथ उन लोगों ने फाइट की थी, वो सत्याग्रह किया था, उसने इम्पोर्टेंस गेन की। द फार्मर बिकेम अवेयर, फियरलेस एंड करेजियस। तो फार्मर्स को अवेयरनेस आई, उनको जागरूक हुए, वो फियरलेस हुए मतलब वो निडर बने, और वो करेजियस बने मतलब वो हिम्मत से फाइट करने के लिए रेडी हुए। The most important outcome was that the nation and Gandhiji got a devoted and the committed leader like वल्लभ भाई पटेल। तो सत्याग्रह का मेजर आउटकम क्या रहा नेशन के लिए कि गांधी जी को एक अच्छा और डिवोटेड और कमिटेड मतलब एक अच्छा लीडर मिला वल्लभ भाई पटेल के रूप में। Rowlatt Act and Rowlatt Satyagraha 1919। So England was victorious in the World War First। तो World War First के एंड में इंडियन विक्टोरियस था, विजयी रहा। At the same time Rowlatt Act was implemented by the British to control the public unrest and control the anti-colonial activities। और जो रॉलैंड एक्ट ऑथोराइज कर रहा था गवर्नमेंट को टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्टर्स कंट्रोल ऑन द प्रेस, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड डिफाइंड डिटेक्शन इन जेल विदाउट ट्रायल। तो मतलब वो स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज यानी वो चीज़ें ऐसी ला रहे थे कि प्रेस से चीज़ें लीक नहीं हो, जो वारंट के बिना अरेस्ट हो रहे वो उसमें और स्ट्रिक्ट रूल्स ला रहे थे, इनडिफाइंड डिटेक्शंस हो रहे थे जेल में, यानी अक्यूज्ड वर डिनाइड द राइट टू नो द एक्यूजर एंड द एविडेंस यूज्ड इन द ट्रायल अगेंस्ट देम। तो मतलब जो जिसे हम यानी गुनहगार समझ के पुलिस अरेस्ट कर रही थी एक्यूज, उन्हें ये जानने का हक नहीं था कि कौन है एक्यूज़र, मतलब किसने वो कंप्लेंट दी है और किस एविडेंस किस सबूत के ऊपर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, ये कुछ भी जानने का हक एक्यूज्ड को नहीं था जिसके खिलाफ केस हो रहा है उसको। This act was a complete violation of the fundamental right and the freedom of expression and speech। पर ये जो एक्ट था रॉलैंड एक्ट वो कंप्लीट वायलेशन था एक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो हर पर्सन को दिए जाते हैं, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच मतलब जो बोलने का स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच है उन सब पे कंप्लीट वायलेशन था। तो गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और उन्होंने रॉलैंड एक्ट को ब्लैक एक्ट डिक्लेयर किया था। तो रॉलैंड सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द एंटायर नेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो रॉलैंड सत्याग्रह पहला स्ट्रगल था जो पूरे नेशन ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था, बट इट वॉज लिमिटेड टू द बिग सिटीज़ ओनली, पर वो बिग सिटीज़ के अंदर ही लिमिट करके रह गया। तो रैलीज हुई, ऑर्गेनाइज की गई, स्ट्राइक्स कंडक्ट किए, प्रोटेस्ट हुए अलग इस एक्ट के अगेंस्ट कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, और एट द एंड द ब्रिटिश रिसोर्टेड टू सप्रेशन टू कॉम दिस मूवमेंट। उन्होंने लास्ट ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को सप्रेस किया, दबा दिया। जलियांवाला बाग मस्कर। तो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलैंड एक्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पार्ट हिस्से की तरह ही तो जो लोग पंजाब के पीपल्स थे उन्होंने एक स्ट्राइक अनाउंस की ऑन 30 मार्च एंड 6 अप्रैल 1919, और द कंडीशन ऑफ अमृतसर वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल एंड लुकिंग एट दिस मार्शल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड इन अमृतसर।
तो अमृतसर की कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और लोग सब ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट थे। तो उस कंडीशन को देखते हुए मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया था अमृतसर में। अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 13 अप्रैल, बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में, जिसमें जो भी मार्टियर्स जो शहीद थे उनके लिए ट्रिब्यूट पे करने के लिए, एंड ऑल्सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर खिचलू। इन दोनों के अरेस्ट के अगेंस्ट भी ये प्रोटेस्ट था। और कुछ अप्रॉक्सीमेट 10,000 पीपल उस मीटिंग में गैदर हुए थे और जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया जो ओनली एग्ज़िट था। उस जलियांवाला बाग में से एग्ज़िट करने का जो एक रास्ता था उसे ब्लॉक कर दिया और ही ऑर्डर्ड फायरिंग टू एट द अनआर्म्ड पीपल गैदर्ड देयर। अनआर्म्ड पीपल मतलब जिनके पास कोई भी आर्ममेंट्स नहीं हो, जैसे गन पिस्टल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो, उन्हें हम अनआर्म्ड पीपल कहते हैं। तो वो जो लोग वहाँ पे 10,000 लोग वहाँ प्रेजेंट थे उन पर फायरिंग के ऑर्डर्स जनरल डायर ने दे दिए। द फायरिंग स्टार्टेड विदाउट एनी प्रेयर नोटिस और वार्निंग, और फायरिंग एकदम से स्टार्ट हो गई बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी वार्निंग के। एंड देयर वर हाई वॉल्स अराउंड इट सो पीपल कुड नॉट एस्केप दी कॉन्स्टेंट फायरिंग। तो हाई वॉल्स होने की वजह से लोग वहाँ से बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि कॉन्स्टेंटली फायरिंग हो रही थी। इट स्टॉप ओनली व्हेन द सोल्जर रैन आउट ऑफ एमिनेशन, और वो स्टॉप हुआ तब जब सोल्जर्स जो फायर कर रहे थे उनके पास अब बुलेट्स नहीं थी। एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स 379 की डेथ हुई और 1200 लोग इंजर्ड हुए थे, पर रियलिटी में इससे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी, मगर ऑफिशियल रिपोर्ट में उसे मेंशन नहीं किया। तो गांधी जी कम्प्लीटली लॉस्ट हिज फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। तो गांधी जी का जो ट्रस्ट था, जो भरोसा था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, वो कम्प्लीटली खो गया, लॉस हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जस्टिस और फेयरनेस से कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे। तो उसके बाद एफर्ट्स वर मेड टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ड्यूरिंग द रॉलेंड सत्याग्रह, और गांधी जी वांटेड दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड स्टैंड यूनाइटेड टू अटेन जस्टिस। तो एफर्ट्स हुए कि हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाना, यूनिटी दिखानी है रॉलेंड सत्याग्रह में, और गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर अपने जस्टिस के लिए फाइट करें। खिलाफत मूवमेंट। तो आफ्टर अटेंडिंग विक्ट्री इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट, अलाइंड नेशन साइंड अ ट्रीटी विद टर्की विच वॉज डिफीटेड। ओके, तो जब अच्छी विक्ट्री वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुई तो जितने भी नेशंस अलाइंड थे, मतलब एक साथ मिलके फाइट कर रहे थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक डॉक्यूमेंट साइन किया टर्की के साथ जो डिफीट हुआ था, जो हारा था। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उस ट्रीटी में वो स्ट्रिक्ट थे और कुछ हद तक गलत थे, अनजस्ट थे टर्की के लिए। तो जो सुल्तान थे टर्की के, वो रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड भी थे। तो उन्होंने ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक खिलाफत मूवमेंट को टर्मिनेट किया, यानी मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया लॉन्च प्रोटेस्ट इन द फेवर ऑफ खलीफा। तो यानी उन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की, और जो हेड थे वहाँ के टर्की के सुल्तान, तो वो उसमें पार्ट लेने के लिए जिन वर्ल्ड के हर हिस्से में जो मुस्लिम्स हैं उन सब ने उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग दी मुस्लिम्स इन आवर कंट्री इंडिया। दिस मूवमेंट इन इंडिया वॉज नॉन एज खिलाफत मूवमेंट। इंडिया में उस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट नाम दिया गया था। और जो मेन लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, वो देवर दी अली ब्रदर्स लाइक मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे एंड इन टर्न जॉइन द मुस्लिम इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी जलियांवाला बाग मैसेकर। और जैसे गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया वैसे ही वो मुस्लिम्स को ज्वाइन करवाएंगे। जो जलियांवाला बाग मैसेकर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होगा उसमें मुस्लिम्स को भी ज्वाइन करवाएंगे। हिज इंटेंशन वॉज टू डिमांड स्वराज्य वॉज विद द कंबाइंड पावर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। वो सेल्फ गवर्नमेंट्स या फिर स्वराज
की डिमांड रखना चाहते थे, कंप्लीट या फिर कंबाइंड पावर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, हिंदूज और मुस्लिम्स की जॉइंट पावर के साथ वो स्वराज की डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखने वाले थे। उस इंटेंशन से वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सपोर्ट कर रहे थे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग चैप्टर. Make sure that you read the lesson. Okay, thank you.